नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार आपका। मैं हूं प्रेमपाल सिंह और आप देख रहे हैं द्रोणा डिवीजन यूट्यूब चैनल। हम सीटेट एसएसटी को डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री की शुरुआत, एसएसटी हिस्ट्री की शुरुआत हमने लास्ट क्लास में कर दी थी और लास्ट क्लास में हमने लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से स्थल हैं, किस किस स्थल से क्या क्या मिला है, ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानगार कहाँ पर मिला है, अन्न के भंडार कहाँ पर मिले हैं, मनुष्य ने पहली बार कौन से जानवर को पालना शुरू किया, ठीक है, और अब हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया, तो उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ये बोले हुए हैं, लिखे हुए नहीं है, बोले हुए हैं, बाद में कंपोज हुए हैं ये, ठीक है। और ऋग्वेद की भाषा या तो वैदिक संस्कृत या प्राकृत संस्कृत कहलाती है, ठीक है, याद रखेंगे। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद कोई लिखा हुआ नहीं था कि जिसे पढ़ा जाए। ऋग्वेद का उच्चारण करता था एक व्यक्ति और दूसरा वाला सुनता था उसको, ठीक है। तो उस टाइम पर नॉलेज ट्रांसफर की जाती थी ओरली, बोलकर। समझ गए। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही शुरू हुआ है। कब प्रिंट करना शुरू हुआ इसका? 200 साल पहले, अंग्रेजों के टाइम। अब महापाषाण की बात है, मेगालिथ्स। तो शिलाखंड महापाषाण यानी कि नाम से जाने जाते थे और ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी कि बहुत बड़ा पाषाण से बनी कब्र, महापाषाण, मेगालिथ, ठीक है। जनपद क्या होता है? तो जनपद यानी कि आज जिसे हम जिला कहते हैं, उस समय पे जनपद कहते थे। तो बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, यानी कि रीजनल राजा, रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे। अपने अपने क्षेत्र के सभी राजा हुआ करते थे। तो जनपद होते थे पहले, और जनपद से ऊपर होता था महाजनपद। तो प्राचीन इतिहास में 16 महत्वपूर्ण महाजनपदों का जिक्र है। 16 महत्वपूर्ण महाजनपदों में सबसे पावरफुल लास्ट में बनकर उभरता है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद पर ही सब राजा रूल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हर्यक वंश शुरू होता है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सबने मगध पर ही शासन किया है, ठीक। तो जनपद क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जहां जनता रहती है उसे जनपद कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। तो जनपद क्या है? जहां जनता रहती है उसे जनपद कहते हैं। अब बात आएगी आपकी महाजनपद। तो जनपद से बड़ा होता है महाजनपद। एक महाजनपद में कई जनपद आ जाते हैं। तो करीब, जैसे ये महाजनपद है, आज का स्टेट कह सकते हो आप इसको, राज्य। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा गया। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। और फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। राजा वसूलते थे जनता से। 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा जाता, ठीक है। तो राजा लोग तब के, जैसे सरकार आज टैक्स लगाती है, तब के लोग भी टैक्स लगाते थे जनता पर। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कृषि में परिवर्तन देखने को मिला। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल्के जो फाल थे जिससे जुताई होती थी खेतों की, वो लकड़ी की जगह अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था, क्योंकि अगर कोई जमीन कठोर है तो उसे लकड़ी से नहीं जोता जा सकता।
लेकिन लोहे से तो जोता जा सकता है, तो हल जो है अब लोहे का होने लगा। ये बदलाव देखने को मिला। लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया, धान का पौधा रोपना शुरू कर दिया, अर्थात खेती में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनको रोपण शुरू कर दिया था इसी टाइम पे। अब बात आती है, जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे कुल, इतिहास में जिक्र है। तो 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल महाजनपद जो उभर कर सामने आया वो मगध महाजनपद है, आज का पटना, आज का पाटलिपुत्र पटना बिहार वाला। ठीक। तो गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। दो महत्वपूर्ण शासक रहे, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। ठीक है। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार में जो राजगृह है वो मगध की राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, पाटलिपुत्र वही जिसे आज पटना कहते हैं। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही बज्जी राज्य भी था, बज्जी नाम का एक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है कि जो बज्जी साम्राज्य था उसमें कैसी शासन व्यवस्था थी, तो गढ़ राज्य था वो, बज्जी क्या था, गढ़ राज्य। उसके बाद भगवान बुद्ध और महावीर की बात होती है तो दोनों ही गण या संघ से ही संबंधित रहे हैं। बोथ बुद्ध एंड महावीर बिलोंग्स टू गण और संघ। अब बुद्ध की कहानी बताई गई है आपको थोड़ा। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। ये है, ये गौतम बुद्ध हैं जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण राज्य से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और उन्हें बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और वहां ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ भी गए थे, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिए। उसी नगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। जितने भी ये नाम आए हैं आपको ये नाम याद रखने हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बौद्ध गौतम बुद्ध ने इस लिप्सा की तृष्णा को कहा, इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, लालच को तृष्णा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी है। तो बुद्धिज्म की, बुद्ध धर्म की जो भाषा है वो उसका नाम क्या है, प्राकृत भाषा। क्योंकि लोगों को संस्कृत थोड़ा टफ लगता था, यही कारण था कि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए बौद्ध धर्म की प्रति। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यहाँ तक विस्तार हुआ बौद्ध धर्म का, उसमें इन राजाओं की भूमिका थी। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले भारत आया था। वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इसिंग आया। 50 साल बाद स्टिंग केम अबाउट 50 इयर्स, और इसिंग कब आया, 50 साल बाद। वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर बात आती है उपनिषद। तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद भी जो ग्रंथ थे, जो वेद, उनका अंतिम हिस्सा है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद पाठ है। ठीक है। फिर बात आती है जैन धर्म की। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये एक ही साथ उभरे, कंटेम्पररी, समकालीन है एक दूसरे के। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं गौतम बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं भगवान महावीर, जो तीर्थंकर हैं लास्ट। लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे।
अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 साल तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, अकेले जीवन बिताया उन्होंने, केवल ज्ञान की तलाश में। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। ठीक है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता जिसने शरीर पर, इंद्रियों पर विजय पाली हो। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। पाली, हाँ पाली, ठीक है, पाली है, ध्यान रखना इस पाली उसका प्राकृत, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी भाषाएं कौन सी थी? एक की प्राकृत और पाली, दो भाषाएं याद रखनी है, संस्कृत से आसान थी। महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में है। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है इनका, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ध्यान रखना, जो संघ में रहने वाले साधु थे, जैन साधु, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उन नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है? विनय पिटक नामक ग्रंथ में है, ध्यान रखेंगे। अब साम्राज्य के बारे में बात की गई है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर लगाया गया, जो हम देखते हैं नोट पर, डायग्राम, चित्र। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी अजात शत्रु को, सॉरी, उसको, महापद्मनंदा और ये घनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था आचार्य चाणक्य की मदद से, और उसी का अशोक का, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है सम्राट अशोक। वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। ठीक है। अब मौर्य वंश की बात की गई है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। एक तो चंद्रगुप्त, जिसने मगध पर शासन किया घनानंद को हराकर, जो कि नंद वंश का था अंतिम राजा घनानंद। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी मगध पर। फिर चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार आया और बिंदुसार का पुत्र आया अशोक। ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आया था। अब मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कराया। उसी समय हुआ है ये चीन की दीवार का निर्माण। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 साल में बनके तैयार हुई चीन की दीवार। 2000 वर्षों तक, मतलब आने वाले, जैसे यहां 2400 वर्ष पहले शुरू हुआ और 2000 वर्ष तक चला ये, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए थे, निगाह रखने के लिए। अशोक, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं। वे इससे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। इंस्क्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं, अभिलेख क्या होते हैं। अशोक ने अपने संदेश अभिलेखों द्वारा जनता तक पहुंचाए। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। धम्म नीति, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। और अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी बहुत प्रभावित हुए थे और इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। खून खराबा इन्होंने बंद कर दिया था। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। ठीक है।
गांव में रहने वाले लोगों का जिक्र है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला, साधारण हलवाहों को उणवीर और भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और आदमियाई कहलाते थे। यानी कि इन द तमिल रीजन बिग लैंड ओनर्स वर कॉल्ड बेलल्ला। तमिल क्षेत्र में जो बड़े बड़े लैंड ओनर थे, जमीन के मालिक थे, उन्हें बेलल्ला कहा जाता था। और ऑर्डिनरली प्लोमैन वर कॉल्ड अनवर। और लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें स्लेव्स, उन्हें कदासियार कहा जाता था और आदमियाई कहा जाता था। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ये गांव के जीवन की बात कर रहे हैं, तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति है वो ग्राम भोजक कहते थे उसको। ठीक है। जातक वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जातक में प्राचीन शहरों के बारे में, वहां गए नाविकों और यात्रियों का विवरण द्वारा भी पता चलता है हमें। आहट। आहट सिक्के सामान्यतः आयतकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर धातु के चपेट गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आहट सिक्के कहलाते हैं। फिर रोम का जिक्र किया गया है यहाँ पे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, जो इटली है आज के टाइम पे। यह यूरोप, उत्तरी अमेरिका का तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था रोम पर। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। ठीक। व्यापार और व्यापारी की बात की गई है, ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो दक्षिण भारत सोना कोमा मसाले और खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। साउथ इंडिया। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाने लगा, काली मिर्च को। वास्को डिगामा भी तो आया था हमारे यहाँ, काली मिर्च ले गया था। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। सात वाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ये सातवाहन जो वंश चला। अब रेशम मार्ग की बात की गई है। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, जहां से व्यापार होता था पुराने समय पर। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रास्ता रेशम मार्ग कहलाता था। और सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, जिन्होंने सिल्क रूट पर कंट्रोल रखा। जो भी वहां से व्यापार करते थे वो उनके कंट्रोल में आ रहते थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद का पुराना नाम, the old name of Allahabad was Ujjain, the old name of Patna was Pataliputra. These were important centers of Gupta rule. इलाहाबाद, पटना, यहाँ पर कौन रूल करता था ज्यादातर? वो महत्वपूर्ण केंद्र किसके रहे हैं? गुप्ता साम्राज्य के। अब वंशावलियां, वंशावलियों के बारे में जिक्र बताया गया है। तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके ही दरबार में थे। ठीक है। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र जो उनकी किताब है, तो राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। चीनी यात्री हुएनसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी।
यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय जो राजा था, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, उनके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। प्रशस्ति पत्र है ना, प्रशस्ति से पता चलता है उनके बारे में। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, यानी कि जो प्राइमरी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो क्या होते थे? रूरल विलेज। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे और जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, बेदुइन। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी क्राफ्ट्समैन थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि कॉपर के बारे में जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, ब्रॉन्ज बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, ये उन्होंने बताया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अजंता की गुफाओं के बारे में बताया गया है। यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, और विहार मतलब रहने की जगह। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं आज भी। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अजंता की गुफाएं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। पुराण के बारे में बताया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु पुराण कौन सी? विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, पार्वती और जैसे देव देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। फिर आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है। तो गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और दूसरा सुश्रुत। ये आयुर्वेद के डॉक्टर कह लो आप। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गई, कागज बनाने की विधि। ठीक है, याद रखेंगे। हिंदुस्तान शब्द आज हमें इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो हिंदुस्तान शब्द किसने इस्तेमाल किया पहली बार? मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्त, ये हमने डिस्कस किए। अगली क्लास में हम देखो क्या डिस्कस करने वाले हैं। भाषा तथा क्षेत्र, जाति पंचायत, नए राजवंशों का उदय, यहां से हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।